हेलो फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस पार्ट 1 में हमने लाइट रिएक्शंस के बारे में कंप्लीट स्टडी किया था। अब इस वीडियो में हम डार्क रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, डार्क रिएक्शन को हम कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल या डार्क साइकिल के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कैल्विन साइकिल, होता क्या है? तो देखिए कैल्विन साइकिल क्या है। कैल्विन साइकिल को C3 या कैल्विन बेंसन साइकिल के नेम से भी जाना जाता है कि इसमें क्या बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती फोटोसिंथेसिस के अंदर। क्यों होती है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। हम कहते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर, राइट। तो हम यहाँ देखेंगे कि कैसे बनता है, कैसे प्लांट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को किस तरह से फिक्स करता है। ठीक है, और ये होती कहाँ पे? ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी बताया था पिछली वीडियो में। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कैल्विन साइकिल कौन से पार्ट में होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में। ठीक है, एक और चीज हमने पढ़ी थी, इसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं ना। डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट होती है, इसको लाइट से लेना देना नहीं है, लेकिन लाइट के बाई प्रोडक्ट से लेना देना है। हमने पिछली वीडियो में लाइट रिएक्शंस पढ़ी थी, उसके हमने बाई प्रोडक्ट्स देखे थे कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP एंड NADPH बन रहा है, राइट। तो उसी ATP और NADPH का यूज यहाँ पे होगा। ठीक है, तो क्या है? कैल्विन साइकिल एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। मतलब क्या है कि डज नॉट यूज लाइट डायरेक्टली यूज नहीं करता है, बट इट डज रिक्वायर ATP एंड NADPH जनरेटेड बाय लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। ठीक है, कैल्विन साइकिल लाइट पे डिपेंड नहीं है, लेकिन लाइट के जो प्रोडक्ट्स थे लाइट रिएक्शन के उस पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि कैल्विन साइकिल के स्टेजेस क्या हैं। 3 स्टेजेस हैं, 3 पार्ट में कैल्विन साइकिल हमारी कंप्लीट होती है। पहला है कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, जो कार्बन एटमॉस्फेयर से प्लांट लेता है उसको किस तरह से फिक्स करता है। सेकंड है रिडक्शन, फिर वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है उसका रिडक्शन होता है। और तीसरा है हमारा RUBP का रीजनरेशन। ओके, तो चलिए डायग्रामेटिकली कैल्विन साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे RUBP। प्लांट में क्या पाया जाएगा? RUBP का फुल फॉर्म राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। ये मैं आपको आगे लिखा दूंगी, ठीक है, टेंशन मत लेना। RUBP हमारे प्लांट में पाया जाता है। कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। ओके, ठीक है, ये RUBP है प्लांट में। ओके, अब प्लांट क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से क्या लेगा? एटमॉस्फेयर से लेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और यही जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है प्लांट के अंदर और वो जब फिक्स होती है ना, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की स्टेप। ठीक है, अब देखो बच्चा, RUBP कितने कार्बन कंपाउंड है? 5 कार्बन इसमें पाए जाते हैं। एक कार्बन हमें CO2 से मिल रहा है, तो टोटल कितनी हो गई? 6 कार्बन। तो यहाँ पे एक 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनेगा। इंटरमीडिएट होगा, अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, तो ये भी ब्रेक करके क्या करेगा? 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, टोटल कितनी कार्बन हो गई? 6 कार्बन। समझ में आया? ठीक है, तो जब कार्बन यहाँ पे फिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है, तो वो RUBP के साथ मिलकर क्या बनाती है? 2 मॉलिक्यूल्स बनाती है। किसके? 3PGA। PGA मतलब फॉस्फोग्लिसरेट। 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनाती है? इसको मैं इसी के नीचे पे लिख देती हूँ। ठीक है, यहीं पे लिख देती हूँ। क्या है? फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट के 3 मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, ये PGA का फुल फॉर्म लिखा है मैंने। ओके, ठीक है, RUBP ने एटमॉस्फेयर से CO2 ली, उसको फिक्स करके क्या बनाया? 2 मॉलिक्यूल्स बनाए 3PGA का। अब ये 3PGA का मतलब क्या है? 3PGA का मतलब है कि जो फास्फोरस है इस कंपाउंड में वो 3rd कार्बन पे अटैच है। ठीक है, 3PGA का मतलब क्या है कि फास्फोरस कंपाउंड के 3rd कार्बन पे अटैच है। ओके, अब क्या होता है? इसके बाद एक और प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? इसके बाद हमारा बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, देखो यहाँ पे 2 है ना, तो नीचे भी 2 ही बनेगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फोग्लिसरेट एसिड, ग्लिसरेट। ठीक है, क्या मतलब हुआ? यहाँ पे एक था फॉस्फोरस, यहाँ पे क्या था? एक फॉस्फोरस था और यहाँ पे 2 फॉस्फोरस है। ठीक है, वहाँ पे 3rd कार्बन पे फॉस्फोरस था और यहाँ पे
1 और 3 2 कार्बन पे बस फॉस्फोरस है, ठीक है। 1 और 3 कार्बन पे यहाँ पे फॉस्फोरस है। ओके, अब यहाँ पे 2 फॉस्फोरस है ना, तो आया कहाँ से एक एक्स्ट्रा फॉस्फोरस? ऊपर तो एक ही फॉस्फोरस था, तो यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फॉस्फोरस है वो आया ATP से। हमने 2 ATP से दो फॉस्फोरस चोरी कर लिए और वहाँ पे ATP का बन गया ADP, ट्राईफॉस्फेट का बन गया डाईफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट हमने लेके अपने कंपाउंड में बना दिया 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ओके, अब क्या बना? अब यहाँ पे हुआ कि इस जो कंपाउंड है इसका हमने रिडक्शन किया, और रिडक्शन करने पे हमें बने 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। पहले 2 मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इसका जब हमने रिडक्शन किया तो 3 मॉलिक्यूल मिले हमें किसके? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, ठीक है। ओके, आप राइटिंग की बिल्कुल टेंशन मत करना, आगे मैंने आपको सब रिटन प्रिंटेड फॉर्म में लिखा रखा है, वहाँ पे आपको स्पेलिंग वगैरह सब समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा पेन से प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, हैंड राइटिंग यहाँ पे अच्छी नहीं बन रही है। ओके, तो अब हमने अभी तक देख लिया ना, RUBP ने CO2 को फिक्स किया, कार्बोक्सिलेशन हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स बने 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, फिर ATP का यूज़ करके 2 मॉलिक्यूल बने 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के, राइट। और जब इसका रिडक्शन हुआ तो 3 मॉलिक्यूल बने ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। अब रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना, क्या चाहिए? रिडक्शन के लिए हमने लिया यहाँ पे NADPH, 2 मॉलिक्यूल्स लिए जब हमने NADPH के, तो वो रिड्यूस हुए और उन्होंने बनाया यहाँ पे हमारा 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या होगा? आई होप 3 मॉलिक्यूल थे ना, 3 में से क्या होगा? एक मॉलिक्यूल तो साइकिल छोड़ के बाहर चला जाएगा, कहाँ जाएगा? ग्लूकोज बनाने, ठीक है। ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये जो कंपाउंड है ना हमारा, ये इसमें से एक कंपाउंड क्या है? बाहर चला जाएगा अपना बढ़िया ग्लूकोज बनाने। अब 3 चले गए तो बचे कितने? बचे 2 मॉलिक्यूल बचे किसके? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बचे। अब ये 2 मॉलिक्यूल क्या करेंगे? अब ये 2 मॉलिक्यूल क्या करेंगे? वापस से RUBP को रीजनरेट करेंगे। क्या करेंगे? RUBP को रीजनरेट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रीजनरेशन। अब ये भी रीजनरेट कर रहे हैं ना, वापस RUBP बना रहे हैं, तो इनको भी तो एनर्जी चाहिए होगी। कहाँ से बनाएंगे? तो इनको भी एनर्जी मिलेगी ATP से। ATP से ये एक एनर्जी ले लेंगे और ये ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था? ये वाली प्रोसेस में ये रिडक्शन हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे रीजनरेशन। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप रिडक्शन, तीसरा स्टेप रीजनरेशन। तो ये हो गई हमारी कैल्विन साइकिल कंप्लीट। क्या हुआ इसमें? मैं आपको एक और बार समझा देती हूँ। देखिए, इसमें हमारे पास हुआ कि सबसे पहले RUBP था प्लांट के पास। RUBP ने CO2 लिया, CO2 को फिक्स करके उसने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाए, ठीक है। उसके बाद ATP से एक फॉस्फोरस लेके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इसने रिडक्शन किया NADPH की हेल्प से 3 मॉलिक्यूल बने ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, और उसमें से 3 मॉलिक्यूल थे तो एक मॉलिक्यूल कहाँ चला गया? साइकिल छोड़ के बाहर चला गया, वो अपना ग्लूकोज सिंथेसाइज करेगा। और जो बचे 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, उसने ATP की हेल्प से RUBP को रीजनरेट किया, ठीक है। ओके, ये थी हमारी कैल्विन साइकिल। अब देखो, हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में? मैंने आपको बताया था कि कैल्विन साइकिल लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं है, लेकिन लाइट रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है ना। और लाइट रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट्स क्या है? ATP एंड NADPH, राइट। ओके, तो अब देखिए, इस पूरी साइकिल में एक CO2 यूज़ हुआ है, एक CO2 को ही तो फिक्स कर रहे हैं हम, है ना। तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे कितनी ATP लगी है? देखिए, 2 ATP यहाँ लगी है और 1 ATP यहाँ लगी है, तो कितनी ATP हो गई टोटल? 3 ATP, सही बात है। और NADPH कितने लगे? यहाँ पे लगा एक ही बार, कितने? 2, ठीक है। तो यही डेटा अब हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कि कैल्विन साइकिल में एक CO2 को फिक्स करने के लिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितनी ATP चाहिए? कितनी चाहिए हमें? टोटल 3 ATP। देखा था ना अभी हमने, 2 ATP कहाँ लगी थी? 2 ATP यहाँ पे लगी थी, इसको फॉस्फोग्लिसरेट से ये बनाने में, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, और 1 ATP कहाँ लगी थी हमारी? RUBP को रीजनरेट करने में, टोटल 3 ATP। ओके, अब NADP की बात करें तो NADP भी हमारा कितना लगा था? 2 NADP, वो रिडक्शन में उसने हेल्प करा था, ठीक है। अब ये तो एक CO2 का हो गया, ठीक है। कैल्विन साइकिल को ग्लूकोज बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए होंगे? 6,
क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, है ना? यही तो है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो एक कार्बन को फिक्स करने में 3 ATP लग रही है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में कितनी ATP लगेगी? कितने हैं यहाँ पे? 6। एक में 3 ATP लग रही थी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक में 3 ATP लग रही थी एक कार्बन में, है ना? और यहाँ पे कितनी कार्बन है हमारी? 6 कार्बन है, तो 6 में कितनी लगेगी? 6 × 3 कितना होता है? 18। तो यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में टोटल 18 ATP लगती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। और अगर हम NADPH की बात करें तो अगेन देखते हैं हम यहाँ पे कितने लग रहे थे? एक कार्बन को फिक्स करने में हमारे 2 NADPH लग रहे थे, तो 6 कार्बन में हमें कितने लगेंगे? 6 × 2 कितना हो गया? 12। यानी कि आंसर क्या हमारा? 12 NADPH। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप NCERT में भी देखना, केल्विन साइकिल के बाद देखना, लास्ट में नेक्स्ट पेज में ये लिखा रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि केल्विन साइकिल में एक साइकिल में कितनी ATP पूछा जाए तो एक साइकिल में, तब आपका आंसर क्या होगा? ये होगा कि केल्विन साइकिल जब एक टर्न कंप्लीट करती है तो 3 ATP और 2 NADPH लगता है। लेकिन अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में पूछा जाएगा तो ये होगा। ठीक है, ओके। तो अभी हमने जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाया था ना, उसी की मैंने यहाँ पे अब समरी लिख दिया है। यहाँ पे आपके कंपाउंड के नेम या जो भी हमारे बने थे वो इजीली यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो पहला स्टेप क्या था कार्बन साइकिल में, केल्विन साइकिल में? कार्बन फिक्सेशन, कार्बोक्सिलेशन था ना। क्या होता है? CO2 आती है एटमॉस्फेयर से, वो 5 कार्बन शुगर से के साथ कंबाइन होती है, जिसका नाम क्या है? राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया। कौन सा एंजाइम लगता है इसको कैटेलाइज करने में? रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। इसके रुबिस्को के बारे में हम आपको फोटो रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी इतना समझ लीजिए कि केल्विन साइकिल के पहले स्टेप में रुबिस्को एंजाइम लगता है। ओके, मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोडक्ट बनता है 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, क्योंकि रुबिस्को 5 कार्बन कंपाउंड है और एक CO2 एटमॉस्फेयर से ले रहा है, तो टोटल 6 कार्बन हो जाती है। तो एक अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, जो क्या होता है? अनस्टेबल है, तो इमीडिएटली स्प्लिट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, 3PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या था? रिडक्शन फेज था ना। इसमें क्या होता है? द 3PGA फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, G3P ऑल्सो कॉल्ड ट्रायोस फॉस्फेट। इसमें इन्होंने वो वाले स्टेप, NCERT में भी वो वाला स्टेप नहीं दिया गया है जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड दिया रहता है। ठीक है, ये वाला स्टेप मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाला जो स्टेप है ना बच्चों, ये वाला, ये NCERT में गिवन नहीं है। ये यहाँ पे मैंने आपको इसलिए कराया ताकि आपको पता चले कि ये 2 ATP कहाँ यूज़ हुई। ठीक है, अदरवाइज ना थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताने के लिए ये स्टेप ऐड किया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है कि 3PGA मॉलिक्यूल जो है इन्होंने डायरेक्ट दिया कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसके लिए ATP चाहिए, है ना। तो ATP और NADPH यहाँ पे यूज़ हो जाता है, और कैसे यूज़ होता है मैंने आपको साइकिल में बता दिया। और ये भी मैंने आपको बताया कि 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 3 में से एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो सम G3P मॉलिक्यूल साइकिल को छोड़ के ग्लूकोज बनाने चले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया रिडक्शन। और तीसरा स्टेप क्या था? रीजनरेशन ऑफ RUBP। अब साइकिल तो चलनी रहनी चाहिए ना, RUBP तो होना चाहिए वहाँ पे। RUBP खत्म हो जाएगा तो केल्विन साइकिल कैसे होगी? तो इसलिए क्या होता है कि साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए RUBP रीजनरेट करना भी ज़रूरी है। तो इसलिए जो आधे बचे मॉलिक्यूल थे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के, वो क्या करते हैं? वो जाके हमारा RUBP को रीजनरेट करते हैं, और यहाँ पे भी हमारी एक ATP यूज़ हो जाती है। ठीक है, और RUBP यहाँ पे रीजनरेट होके अगेन दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके अगेन सेम साइकिल रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा केल्विन साइकिल। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा, अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या इनपुट्स और क्या क्या आउटपुट्स थे हमारे केल्विन साइकिल में। ठीक है, तो इनपुट क्या था? CO2 बाहर से अंदर आया ना, तो एक साइकिल के कंप्लीट टर्न के लिए हमें एक CO2 की ज़रूरत है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कंप्लीट केल्विन साइकिल में के टर्न में कितने ATP लगे, या फिर पूछ सकता है कि एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितने ATP लगे। बात एक ही है। ठीक है, एक टर्न में एक CO2 बाहर से आता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितने ATP चाहिए? 3 ATP and 2 NADPH।
और अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने में कितने चाहिए होंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल मतलब 6 कार्बन। अब एक में 3 ATP है तो 6 में कितनी होगी, 18, है ना। अब एक में 2 NADPH है तो 6 में कितने होंगे, 12, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको नीट में हो चाहे टीचिंग एग्जाम्स में हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, केल्विन साइकिल, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, ओके। और जो मेन प्रोडक्ट था हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट था ना, जो क्या करते हैं, 3 मॉलिक्यूल बनते हैं इसके, और 3 में से 2 मॉलिक्यूल कहाँ जाते हैं, रीजनरेट करते हैं RUBP को, और एक मॉलिक्यूल अपना ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा केल्विन साइकिल का, G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जो क्या होता है, ग्लूकोज, स्टार्च या अदर कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में यूज रहता है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट्स रीजनरेटेड मॉलिक्यूल्स, जो ADP और NADP पॉजिटिव बचे ना, ये क्या कर दिया, वापस लाइट रिएक्शंस को दे दिया। हमने लाइट रिएक्शन से क्या लिया था, हमने लाइट रिएक्शन से ATP और NADPH लिए थे ना, लेकिन NADPH, लेकिन ये ATP खर्च हो गई थी, ATP ट्राईफॉस्फेट से डाईफॉस्फेट बच गया था, और ये NADPH से NADP पॉजिटिव बन गया था, है ना, ये बन गया था। तो क्या करना है हमने, जो बचा प्रोडक्ट जो हमने यूज़ किया, इस्तेमाल किया, और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स था वो हमने लाइट रिएक्शन को वापस दे दिया कि भाई ये लो। और क्या हुआ था इसमें, RUBP हमारा रीजनरेट हुआ था, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं कि केल्विन साइकिल वाइट मैटर्स क्यों, भाई केल्विन साइकिल हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि केल्विन साइकिल हमें ये बताता है कि किस तरह से जो इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट इसको किस तरह से कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाता है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि CO2 को लेके प्लांट अपना खाना बनाता है, तो केल्विन साइकिल हमें बताती है कि किस तरह से उसने CO2 लिया, RUBP CO2 के साथ मिलकर उसने क्या बनाया, फॉस्फोग्लिसरेट बनाया, फिर किस तरह से ग्लिसरॉल्डिहाइड बना, और फिर किस तरह से हमारा एक मॉलिक्यूल छोड़ के ग्लूकोज बनाने चला। तो ये प्रोसेस को समझाती है हमारी केल्विन साइकिल, ठीक है। और ये लिंक रिएक्शन भी है केल्विन साइकिल, जो लाइट रिएक्शंस हैं और जो डार्क रिएक्शन है, उन दोनों के बीच में क्या लिंक है, ठीक है, एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स, इन सब के बीच का लिंक शो करती है। प्लस एक और चीज़ बताती है कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रेगुलेट होती है, किस तरह से उसके अमाउंट को कम करके ग्लोबल कार्बन साइकिल में हेल्पफुल रहती है, ओके, ठीक है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट दिस केल्विन साइकिल। तो हमने फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, और फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन बेस्ड वीडियो में हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, और वहीं पे हम थोड़ा सा RUBP के बारे में भी हल्का फुल्का जान लेंगे, ओके। सो थैंक यू।